डेवलपमेंट गोल के बारे में, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है, क्वेश्चन नंबर 1, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDG फोर्थ गोल, यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का चौथा गोल, यानी कि फोर्थ गोल क्या है। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का चौथा लक्ष्य क्या है, तो उसका आंसर है चाइल्ड मोरालिटी। तो देखिए बाल मृत्यु, ठीक है। आप इसे देखिए यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे मैंने स्लाइड में, आप देखिए यहाँ पे मैंने स्लाइड में ये दे रखा है कि ये जो हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है ये 8 तरह का है। ये क्वेश्चन है यूनिट नंबर 9 का। इसमें देखिए जो MDG है, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, वो उसके 8 गोल हैं, ये लिखे हैं 1 से लेके 8 तक। तो देखिए चौथा गोल है, ये है रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी का। सो देखिए यही क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि बताइए कि चौथा लक्ष्य कौन सा है। अगर आपको देखिए ये सारे लक्ष्य पता हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखिए आप इसके आठों के आठों जितने भी इसके लक्ष्य हैं, इसके गोल हैं, आप याद कर लीजिए, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में चौथा लक्ष्य आया है, हो सकता है आपको कोई और भी इसमें पूछ सकते हैं। सो देखिए उसके बाद है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर ऑफ 8, 16, 24, 32, 8, 16, 24, 32 की अगली संख्या क्या है। उसका आंसर है 40। आप देखिए सीधे ही ये टेबल है 8 का, ठीक है। आप देखिए 8 में 8 प्लस किए 16 हो गए, 24 हो गए, 32 हो गए। आप सीधे ही कर सकते हैं, 8 एक 8, 8 दिन 16, 8 3 24, 8 6 32 और 8 को 5 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 40। ये बहुत इजी क्वेश्चन है नंबर सीरीज़ का, आप इसे आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे 8 का टेबल चल रहा है, तो इसका राइट आंसर है वो है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्शन रिसर्च स्टेप्स। जो देखिए एक्शन जो रिसर्च होती है उसके स्टेप्स क्या है। उसके स्टेप्स हैं प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट, यानी कि योजना, कार्य, निरीक्षण और चिंतन। यहाँ पे मैंने हिंदी मीडियम में इसलिए दिया है क्योंकि जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं वो उसे आसानी से समझ में पाएंगे। सो देखिए एक्शन रिसर्च, देखिए मैंने ऑलरेडी रिसर्च एप्टीट्यूड का जो मेरा वीडियो है तो उसमें मैं एक पूरा करवा चुका हूँ। मैंने पूरा पेपर 1 पेपर 2 का पूरा कोर्स अपने यूट्यूब चैनल पे करवाया हुआ है। यूट्यूब पे ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 का फुल कोर्स वीडियो करवाया हो, लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके भी उसे चेक कर सकते हैं अगर आपको फुल कोर्स करना है तो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी होस्टेड ए वर्कशॉप ऑन इंक्रीजिंग वाटर एफिशिएंसी इन इंडस्ट्री, यानी कि किस शहर ने उद्योग में जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर एक कार्यशाला आयोजित की है। सो देखिए ऐसा कौन सा शहर है जिसने जल उपयोग दक्षता, यानी कि जो है ना हमारा कि जो वाटर यूज़ का जो एफिशिएंसी है उसे इंक्रीज़ करने के लिए वर्कशॉप जो होस्ट की है वो है पुणे, ठीक है। उसका आंसर है पुणे। ये कहाँ पे ही है, महाराष्ट्र में। उसके बाद है देखिए MRAM इज़ ए टाइप ऑफ डैश मेमोरी। MRAM जो है वो कौन सी मेमोरी है, वो है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो देखिए यहाँ पे मैंने पिक्चर बनाई हुई है तो आप इसे देख सकते हैं, ये MRAM जो मेमोरी है, आप इसे गौर से देखिए। सो देखिए यहाँ पे आपको मैं सबसे पहले बताता हूँ कि MRAM की फुल फॉर्म क्या है। हो सकता है देखिए एग्ज़ाम में आपको MRAM की फुल फॉर्म पूछ लें, तो देखिए MRAM की फुल फॉर्म है मैग्नीटो रिसेस्टिव रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। यानी कि मैग्नीटो रिसेस्टिव रैंडम एक्सेस मेमोरी। एग्जाम में क्वेश्चन भी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बारी आती है नॉन वॉलेटाइल की। देखिए हमारे पास दो तरह की मेमोरी होती है, एक होती है वॉलेटाइल, एक होती है नॉन वॉलेटाइल। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए जो हमारी वॉलेटाइल मेमोरी होती है, सबसे पहले बात करूँगा मैं वॉलेटाइल की। जो वॉलेटाइल मेमोरी होती है वो कौन सी मेमोरी है, जब तक हम उसे पावर सप्लाई देते रहें, जब तक हम उसे पावर सप्लाई देते रहें तब तक उसे हम डाटा को रिजर्व कर सकते हैं, तो होती है वो वॉलेटाइल मेमोरी। लेकिन नॉन वॉलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी है अगर हम उसे इलेक्ट्रिक पावर दे या ना दे, अगर हम उसे इलेक्ट्रिक पावर दे या ना दे तो फिर भी उसमें डाटा जो है वो रह सकता है, वो होती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था।
सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज नॉट ए नेचुरल हैजार्ड। आप देखिए निम्न में से कौन सी घटना एक प्राकृतिक खतरा नहीं है। यानी कि प्राकृतिक खतरा कौन सा होता है, नेचुरल फिनोमिना या नेचुरल हैजार्ड कौन सा है। जैसे देखिए कि तूफान आ गया, चक्रवात आ गए, अर्थक्वेक आ गया, ये कौन से, ये है नेचुरल हैजार्ड। अब देखिए इनमें से कौन सा फिनोमिना जो है वो नेचुरल हैजार्ड नहीं है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन थी एग्जाम में, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ ओनली वही इसका आंसर यहाँ पे लिखा है कि ताकि वीडियो भी छोटा बने और आपका जो करेक्ट आंसर है आपका उसके ऊपर ही ध्यान जाए। तो देखिए जो केमिकल हैजार्ड होता है वो कभी भी, यानी कि जो रासायनिक खतरा है वो कभी भी नेचुरल हैजार्ड नहीं होता, वो होता है ह्यूमन मेड। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि नेचुरल हैजार्ड होता है जैसे अर्थक्वेक हो गया, सुनामी वगैरह हो गया, लेकिन जो केमिकल हैजार्ड है वो कभी भी प्राकृतिक खतरा है, नेचुरल हैजार्ड नहीं होता, वो होता है मैन मेड। सो आप ये यहाँ पे इसे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने पिक्चर बना के थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाया है कि ताकि आपके इसे जल्दी से समझ में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इसे देखिए कि यहाँ पे लिखा है कि सीरीज़ है, यहाँ पे देखिए पहले 2 है, फिर 10, फिर 30, फिर 68 और आगे क्या आएगा, इनकी 2, 10, 30, 68 और आगे क्या। आप देखिए बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन है। सिंपल सा कैसे, आप देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पे क्यूब चल रही है, यहाँ पे देखिए 1 की क्यूब, फिर 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब और 5 की क्यूब। तो देखिए यहाँ पे क्यूब चल रही है सीधी। तो देखिए क्यूब में क्या है, जैसे अगर हम 1 की क्यूब लेके चलें, अगर आप 1 की क्यूब लेके चलते हैं तो आप देखिए यहाँ पे 1 की क्यूब का आ जाएगा 1 और उसमें अगर हम 1 ऐड करेंगे वो आ जाएगा 2। तो ऐसे देखिए उसके बाद अगर हम 2 की क्यूब लें, ठीक है, 2 की क्यूब लें तो आप देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में हम 2 प्लस करेंगे। यानी कि अगर हम यहाँ पे सीधी चला रहे हैं 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, हम उसमें उतने ही नंबर प्लस करेंगे। जैसे 1 की क्यूब है यहाँ पे हम 1 प्लस कर देंगे, 2 की क्यूब है तो यहाँ पे 2 प्लस कर देंगे, 3 की क्यूब है यहाँ पे 3 प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा ये है, यहाँ पे 4 स्टेप है, यानी कि 4 की क्यूब आ चुका है। अब हम देखेंगे यहाँ पे 5 की क्यूब, देखिए 5 की क्यूब प्लस 5। आप देखिए जैसे हम ये देखेंगे 5 की क्यूब को अगर हम सॉल्व करें, इसका आ जाएगा 125, उसमें अगर हम 5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 130, जो हमारा राइट आंसर है। तो ये 5 की क्यूब प्लस 5 आएगा, जिससे हमारा आंसर बनेगा 130। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, विच स्टेट अप्रूव द ग्राउंड वाटर एक्ट 2020 टू इम्प्रूव ग्राउंड वाटर लेवल। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है सीधा सा कि किस राज्य ने भूजल स्तर में सुधार के लिए भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दी है। भूजल का मतलब होता है जो पानी ज़मीन के अंदर है। तो देखिए बताइए कि कौन सा ऐसा राज्य है, कौन सी स्टेट है जिसने भूजल स्तर में सुधार करने के लिए, कि जो ग्राउंड वाटर है उसे अच्छा करने के लिए, उसका लेवल अच्छा करने के लिए भूजल जो अधिनियम है, यानी कि ग्राउंड वाटर एक्ट है 2020 का, उसे मंजूरी दी है। वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। अब देखिए यहाँ पे मैंने पिक्चर्स यहाँ पे अटैच की हुई हैं साथ में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी इसे देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स कैन कॉज कैंसर इन ह्यूमंस। यानी कि ऐसा कौन सा पोल्यूटेंट है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक है जो मानव में कैंसर का कारण उत्पन्न कर सकता है या बनता है। उसका आंसर है देखिए पेस्टिसाइड मरकरी। आप देखिए कि जो खेतों के ऊपर जो फसलें होती है उसके ऊपर जो पेस्टिसाइड जो छिड़कते हैं, तो उससे क्या है, ह्यूमन को कैंसर का खतरा है। आप देखिए ये क्यों छिड़कते हैं, कि ताकि फसल को कीड़े से बचाया जा सके, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, ये ह्यूमन की हेल्थ के ऊपर बहुत गलत असर डालती हैं। तो इसका राइट आंसर है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आता है कि फुल फॉर्म ऑफ IoT। IoT की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आप देखिए इंटरनेट से कितनी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं यहाँ पे, तो ये IoT की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आप देखिए बेसिक से क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में, अगर आपने ये बेसिक से क्वेश्चन नहीं किए तो आप समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। ये
5वीं का बच्चा भी क्वेश्चन आराम से कर लेगा, जबकि यूजीसी नेट के क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे आता है विच स्टेट हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा, यानी कि किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। आप देखिए हमारे पास जो हमारे पास पार्लियामेंट है उसके 2 पार्ट हैं, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा जो मेंबर हैं वो है 250 और जो लोकसभा है उसमें मेंबर होते हैं 543, यानी कि 543 है। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो मेंबर है वो किस राज्य के हैं, वो है उत्तर प्रदेश के, यानी कि यूपी के। आप देखिए यूपी एक बहुत बड़ी स्टेट है, सो इसलिए कि वहाँ से यूपी से बहुत सारे जो लोकसभा सीट यहाँ पे हैं। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आप इसे देख सकते हैं कि कैसे बेसिक से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे क्वेश्चन है। सो यहाँ पे आपको मैं एक और बात बता दूँ कि मैंने बात की थी यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा की। लोकसभा में जो उत्तर प्रदेश की सीटें हैं वो है 80, यानी कि लोकसभा से उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, और जिसमें से जो रिज़र्व फॉर शेड्यूल कास्ट, जो शेड्यूल कास्ट है उनकी 17 सीटें हैं। तो क्वेश्चन आपको मान लीजिए एग्जाम में आता है कि बताइए कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है ना कि बताइए कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सीट किन की है लोकसभा में, उत्तर प्रदेश की है। अब आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ लें कि बताइए कि सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश की सीटें हैं, लेकिन उसमें से रिज़र्व कास्ट की कितनी सीट है, वो है 17। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए सीरीज दी हुई है, यहाँ पे गैप छोड़ा हुआ बीच में, तो आपको इसे पूरा करना है। तो इसका राइट आंसर है 125 और 64। यहाँ पे आएगा 125 और एंड में आएगा 64। तो देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है, 1 की क्यूब, 2 की स्क्वायर, 3 की क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर और 7 का क्यूब, 8 का स्क्वायर। सो देखिए यहाँ पे सीरीज है, पहले स्क्वायर है, पहले क्यूब है फिर स्क्वायर है। ठीक है, पहले क्यूब है फिर स्क्वायर है, तो बेसिक सा क्वेश्चन नहीं है भी। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है आगे, फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी, यानी कि डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है। आप देखिए ये डीवीडी है, इसकी फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, यानी कि डीवीडी का पूरा रूप क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, 1 बाइट कंसिस्ट ऑफ डैश बिट्स, यानी कि जो 1 बाइट है वो कितनी बिट्स से मिलकर बनती हैं। तो इसका राइट आंसर है 8 बिट्स। यहाँ पे देखिए मैंने पिक्चर्स में भी दिखा रखा है, जो 1 बाइट है वो 8 बिट्स के बराबर है, 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स के बराबर, 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB 1024 किलोबाइट के बराबर, 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB 1024 मेगाबाइट के बराबर, और 1 टेराबाइट यानी कि 1 TB, यानी कि जो 1 TB होती है ना, जो आजकल लैपटॉप में मेमोरी लगती है, सो वो किसके बराबर है, वो है 1024 गीगाबाइट यानी कि 1024 MB के बराबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था हमारा कि 1 बाइट किसके बराबर है, वो है 8 बिट्स के बराबर। अगर आपको देखिए यहाँ पे इनमें से कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप वो भी आसानी से कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि फुल फॉर्म ऑफ रूसा, यानी कि रूसा का पूर्ण रूप क्या है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। आप देखिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक से क्वेश्चन भी है और बहुत ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा सा अपडेट कर दें, आपको ये पूछ लें कि बताइए कि रूसा लॉन्च कब हुआ था, उसका आंसर है 2013 में, उसका आंसर है 2013। तो आपका कहीं पे भी नंबर कटे ना, इसलिए आपको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पाइथन, पाइथन क्या है। पाइथन क्या है, पाइथन एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। आप देखिए पाइथन ये वाली कंप्यूटर लैंग्वेज है, मैंने आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पे ये एक अटैच किया हुआ, आप देख सकते हैं ये पाइथन लैंग्वेज है। ठीक है, ये पाइथन क्या है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज को कहा जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, NPTEL की फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हेंस्ड लर्निंग, यानी कि प्रौद्योगिकी संवर्धन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम।
सो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये वाला भी। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको ये ज़रूर इसमें क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन योगा वाज मेड इंटीग्रल। इनकी जो योगा है, जो योग है, योग को अभिन्न कब बनाया गया था? तो उसका आंसर है 1926 में। सो इंटीग्रल जो योगा है वो कब बना था? वो था 1926 में। आप देखें यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन से यहाँ पे किया हुआ है। इंटीग्रल योगा इज अ सिस्टम ऑफ योगा दैट क्लेम्स टू सिंथेसाइज 6 ब्रांचेस ऑफ क्लासिकल योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस, यानी कि हाथ, रजा, भक्ति, कर्मा, जनना और जप योग, यानी कि एकात्मक योग। आप देखिए कि एकात्मक योग जो है यानी कि इंटीग्रल जो योगा है वो एक ऐसी योग की प्रणाली है जो शास्त्रीय योग दर्शन और अभ्यास की 6 शाखाओं को संश्लेषित करने का दावा करती है, जिसमें है हठ, राजा, भक्ति, कर्म, ज्ञान और जप योग। सो इंटीग्रल योगा जो है वो कौन सी प्रणाली है? वो शास्त्रीय योग दर्शन की एक प्रणाली है जो 6 शाखाएं होने का यानी कि 6 ब्रांचेस होने का दावा करती है। तो ये वो 6 ब्रांचेस लिखी हुई है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं, आपको पूछ लेते हैं कि बताइए कि वो कौन सी 6 शाखाओं में से एक शाखा का नाम बताइए, तो आपको ये सारी याद होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। सो आपका एक भी नंबर कटेगा नहीं अगर आप इसे अच्छे से करके जाएंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कंट्री, वो कौन सी कंट्री है जो सबसे अधिक CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करती है? वो है भारत। आप देखिए जो फैक्ट्री से धुआं निकलता है वो सीधे ही CO2 है जो हमारे इन्वायरमेंट में शामिल हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है BIOS, यानी कि BIOS की फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे देखिए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आप देखिए यहाँ पे ये BIOS की मैंने पिक्चर लगा रखे हैं, यहाँ पे आप उसे देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज ब्रांड एम्बेसडर और WWF का ब्रांड एम्बेसडर कौन सा है? तो देखिए सबसे पहले WWF की फुल फॉर्म देखिए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी कि WWF का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वो है विश्वनाथन आनंद। देखिए यहाँ पे मैंने विश्वनाथन आनंद की यहाँ पे पिक्चर अटैच की हुई है, तो आप ये इनको जानती हैं, ये विश्व चैम्पियन, इनके वर्ल्ड चैम्पियन है चेस में। सो मैंने आपको पिक्चर साथ में इसलिए अटैच करके दी है कि ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव बन पाए और आप इसे आसानी से याद कर पाएँ। सो नेक्स्ट है, विच गैस हैज़ ए हायर नेचुरल सोर्स, यानी कि किस गैस में प्राकृतिक स्रोत सबसे अधिक होता है? वो है CH4 यानी कि मीथेन गैस में। तो देखिए यहाँ पे मीथेन के यहाँ पे देखिए CH4 जो है यहाँ पे कार्बन के साथ देखिए यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स है कार्बन के साथ जो अटैच है जो CH4 बनाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इसेंस ऑफ एन इफेक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट इज, यानी कि एक प्रभावी कक्षा, यानी कि यहाँ पे क्या है कि एक प्रभावी कक्षा पर्यावरण का सार है। तो इसका आंसर क्या है? चारों में से इसका आंसर है लिवली स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, की जीवंत छात्र शिक्षक बात। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर फोटोकेमिकल स्मॉग, यानी कि निम्नलिखित में से प्रमुख फोटोकेमिकल स्मॉग कौन सा है? तो आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन है, तो राइट आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे पिक्चर मैंने दिखाई हुई यहाँ पे फोटोकेमिकल स्मॉग की। अब जानते हैं कि फोटोकेमिकल स्मॉग जो है वो होता क्या है, यानी कि इसका जो आंसर मैंने आपको बताया है कि जो फोटोकेमिकल स्मॉग है उसका प्रमुख या वो मेजर पार्ट उसका क्या है? वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो फोटोकेमिकल स्मॉग होता क्या है? देखिए जब सूर्य से यानी कि जो सन से जो अल्ट्रा वायलेट लाइट्स यानी कि जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं वो रिएक्ट करती हैं, किसके साथ रिएक्ट करती हैं? यानी कि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रा वायलेट लाइट्स फ्रॉम सन रिएक्ट विद नाइट्रोजन ऑक्साइड,
यानी कि जब सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट लाइट निकलती है वो रिएक्ट करती है नाइट्रोजन ऑक्साइड से, तो किस में करती है वो, एटमॉस्फेयर में, तो उसे कहते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। अब देखिए जो फोटोकेमिकल स्मॉग है उससे होता क्या है, उससे आई इरिटेशन होती है, स्किन इरिटेशन होती है, तो बहुत सारी चीज़ें इससे होती हैं, यानी कि ये नुकसानदायक है हमारे लिए। तो सिंपल सा ये मतलब है फोटोकेमिकल स्मॉग होता क्या है, ये वो है जब अल्ट्रावायलेट लाइट जो सूर्य से निकलती है, सन से निकलती है, वो रिएक्ट करती है नाइट्रोजन ऑक्साइड से एटमॉस्फेयर में, जो हमारे लिए खतरा पैदा करती है, जिससे हमें बहुत तरह से नुकसान है। आई इरिटेशन भी है, तो सांस लेने में दिक्कत भी हो जाती है, स्किन इरिटेशन भी हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें हैं। स्मोक का मतलब क्या है, स्मोक का ये मतलब है कि स्मोक प्लस फॉग, तो ये बनता है, यानी तो ये क्या बनता है, ये बनता है स्मॉग। आपने दिल्ली में देखा होगा कितना स्मॉग होता है वहाँ पे, तो आंखें जलने लगती है जब हम बाहर जाते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो था क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब देखिए जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसमें वो कितने टाइप, उसमें देखिए 4 टाइप्स होती हैं उसके अंदर। सबसे पहली बात है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम कहते हैं CFCS, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है CFCS, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सो ये देखिए सबसे पहले ये तो नॉन टॉक्सिक है। नॉन टॉक्सिक मतलब क्या है कि ये टॉक्सिक होता है विषैला, ये विषैला नहीं है, ये नॉन टॉक्सिक है, और ये नॉन फ्लेमेबल है, ये अज्वलनशील, नॉन फ्लेमेबल यानी कि ये जलने वाला केमिकल नहीं है। सो इसे कहाँ पे यूज़ किया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को इसे इस्तेमाल किया जाता है पैकिंग मटेरियल में, यानी कि जो भी पैकिंग वाला मटेरियल है उसको जब पैक किया जाता है तो इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल किया जाता है, या जो एरोसोल स्प्रे होती है उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। सो ये इसमें देखिए 4 पार्ट्स होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन किससे मिलके बना है, पहली बात तो देखिए ये कार्बन से मिलके बना है, दूसरी बात ये हाइड्रोजन से मिलके बना है, तीसरी बात ये क्लोरीन इसमें होता है, क्लोरीन होता है इसमें, और फ्लोरीन। देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और फ्लोरीन, तो इसके 4 इसमें पार्ट्स होते हैं इसके, तो इससे मिलके बनता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सो सिंपल यहाँ पे यही मतलब है कि जो फोटोकेमिकल स्मोक है वो उसका आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सो आपको देखिए मैं ऐसे ही डिटेल में बताऊंगा, चाहे वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए लेकिन आपको उसमें अच्छा लगेगा। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑड वन आउट, यानी कि विषम संख्या बताइए। देखिए यहाँ पे विषम संख्या यानी कि ऑड वन दिया है, यहाँ पे आपको ऑड बताना है। देखिए यहाँ पे है 1, 5, 14, 30, 50, 55, 91, तो इसमें ऑड है 50 यानी कि 50। अब देखिए ये ऑड है कैसे, तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे इसे देखते हैं कि ये ऑड कैसे है। तो देखिए यहाँ पे है 1 स्क्वायर इजकल टू 1, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इजकल टू 5, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इजकल टू 14। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे 1 स्क्वायर तो है, तो साथ में क्या है कि 2 स्क्वायर है, अगर अगली रकम आ रही है तो यहाँ पे क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें जा रही हैं। यानी कि अगर हम नीचे देखें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे 5 स्क्वायर आएगा ना, 1 2 3 4 5, तो देखिए अगर हम इसे करें तो ये 55 आएगा, लेकिन यहाँ पे लिखा है 50, तो इसमें ऑड क्या है, इसमें है 50, इसमें ऑड है, यानी कि 50 इसमें नहीं आना था, सीधे ही 55 आएगा इसमें, तो ये ऑड है। तो आपको ये ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे ढूंढना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे विच एंशिएंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज सिचुएटेड एट द एज ऑफ गंगा रिवर, यानी कि जो कौन सा ऐसा, यानी कि गंगा नदी के किनारे कौन सा ऐसा प्राचीन शिक्षण संस्थान स्थित है गंगा नदी के किनारे। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि आपको ये जानना जरूरी है कि कौन सा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। तो सबसे पहली बात है कि देखिए इसका राइट आंसर है विक्रमशिला बिहार। आप देखिए विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, इसका मैंने यहाँ पे फ़ोटो देखा है, आप ये देख सकते हैं, ये गंगा नदी के किनारे है। तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं विक्रमशिला के बारे में। तो सबसे पहले देखिए कि जो विक्रमशिला है ये किसने बनाया था, इसको बनाया था पाल किंग, पाल वंश के जो राजा थे उनका नाम था धर्मपाल।
धर्मपाल ने ये बनाया था। इनकी जो पाल किंग के राजा थे धर्मपाल, उन्होंने ये बनाया था। कब बनाया था? उन्होंने 8वीं शताब्दी यानी कि 8th सेंचुरी या अर्ली 9th सेंचुरी, यानी कि उन्होंने ये बनाया था या तो 8वीं शताब्दी में या अर्ली 9th सेंचुरी में बनाया था। इनकी 9वीं शताब्दी से स्टार्टिंग में ही बना दिया था। तो देखिए उसके बाद ये यानी कि उसके बाद ये जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी ये ख़त्म की गई थी 1193 में। यानी कि 4 शताब्दी तक ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी चलती रही। लेकिन जब 1193 आया तब बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया। बख्तियार खिलजी आपको पता है कि जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी है, यहाँ ये विक्रमशिला है, उसने तकरीबन बुद्धिज़्म का जितना डाटा था वो सारा उसने जला दिया था। तो इसी के बीच में उसने विक्रमशिला को भी जला दिया था, उसको नष्ट कर दिया था। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि गंगा नदी के किनारे कौन सा है विक्रमशिला, किसने बनाया था? पाल किंग के राजा धर्मपाल ने 8th सेंचुरी या अर्ली 9th सेंचुरी में। उसके बाद इसे ख़त्म किसने किया था? 1193 में बख्तियार खिलजी ने। सो ये इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था जो आपके काम का है। सो नेक्स्ट है गैस द मिसिंग नंबर। आपको यहाँ पे मिसिंग नंबर बताना है UOI-A। तो देखिए ये क्या है, ये इसको अगर हम उल्टा पढ़ेंगे यहाँ से तो ये क्या है? ये है वॉवल से ये। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा? ई, यानी कि AEIOU हमारे वॉवल से ये बोले, तो इसका राइट आंसर है ई। अगर आप इसे उल्टा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये वॉवल्स दिए गए हैं। देखिए हमारे जो ABCD है उसमें टोटल अल्फ़ाबेट है 26, जिसमें 5 हैं वॉवल्स और 21 है कॉन्सोनेंट। ठीक है फ्रेंड्स। सो उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ ARIIA। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, यानी कि अभिनव उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग। तो देखिए यहाँ पे मैंने पिक्चर्स दी हुई है, आप इसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है, अगर आप हिंदी में भी देखेंगे तो इसका यही फुल फॉर्म रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए मनीष इज़ फैट, ही डिड नॉट ईट इन ए डे, ही ईट इन नाइट, विच टाइप ऑफ लॉजिक इट इज़। अब देखिए लॉजिक का क्वेश्चन है यहाँ पे कि बताते हैं कि मनीष मोटा है, उसने दिन के समय भोजन नहीं किया, वह रात में भोजन करता है। ये किस प्रकार का तर्क है? ये है अर्थापति। अगर आपको अर्थापति के बारे में जानना है तो मैंने इसके कंप्लीट जो लॉजिक के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें अर्थापति है और प्रत्यक्ष है, प्रमाण है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। आप उसे जाके देख सकते हैं और आप आसानी से उसे समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ ए वॉलेटाइल मेमोरी। तो वॉलेटाइल मेमोरी क्या है? रैम। आप देखिए जो रैम है वो क्या है? वो वॉलेटाइल मेमोरी है, इनकी अस्थिर स्मृति है। सो देखिए हमारे पास दो तरह की जो मेमोरी होती है, वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल। तो देखिए यहाँ पे रैम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि रैम वॉलेटाइल मेमोरी कैसे है। देखिए सबसे पहली बात है कि रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ कंप्यूटर डाटा स्टोरेज, यानी कि कंप्यूटर का जो डाटा स्टोरेज है वो इसमें स्टोर होता है। उसके बाद द रैम कैन परफॉर्म बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन, यानी कि जो रैम होती है वो रीड एंड राइट दोनों ही ऑपरेशन को करती है, वो दोनों ही जगह काम आती है। द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू द मेमोरी इज कॉल्ड रीड ऑपरेशन। अब देखिए जो इसमें न्यू इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? रीड ऑपरेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स 12th समिट विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री, यानी कि जो ब्रिक्स का जो 12वां शिखर सम्मेलन है वो किस देश के द्वारा किया जाएगा या उसकी मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी? तो इसका आंसर है सेंट पीटर्सबर्ग रशिया। सेंट पीटर्सबर्ग रशिया। तो देखिए जो ब्रिक्स की जो 12th यानी कि जो 12वीं समिट या 12वां शिखर सम्मेलन होना था वो कहाँ पे था? सेंट पीटर्सबर्ग में। ये कब होना था? ये होना था 21 से 23 जुलाई के बीच में, 21 से 23 जुलाई के बीच में। लेकिन यह पोस्टपोन हो चुका है, किसके कारण? कोविड-19 के कारण। ये क्या है? ये पोस्टपोन हो चुका है। पहले ही 21 से 23 जुलाई में होना था सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में, लेकिन अब ये नहीं हुआ, ये पोस्टपोन हो चुका है। सो आइए एक बार जान लेते हैं ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है। तो बी से
सबसे पहली बात है कि बी से क्या है, बी से है ब्राज़ील, आर से है रशिया, आई से है इंडिया, सी से है चाइना और एस से है साउथ अफ्रीका। आप देखिए, अगर आपको गौर करें यहाँ पे, तो मैंने इनका यहाँ पे जो तिरंगा, जैसे हमारा तिरंगा झंडा जो इनका फ्लैग है वो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। सो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका इज कॉल्ड टू ब्रिक्स। सो नेक्स्ट है, व्हाट इज एजेंडा 2030 स्टैंड फॉर, यानी कि जो एजेंडा 2030 क्या है। देखिए, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर आल्सो known as the global goals were adopted by all United Nation members states in 2015 as a universal call to action to end poverty the planet and ensure that all people enjoy peace and prosperity by 2030। अब देखिए, स्थायी विकास लक्ष्यों को वैश्विक लक्ष्यों के रूप में भी जाना जाता है। 2015 में देखिए, सभी एकजुट राष्ट्र सदस्यों राज्य द्वारा गरीबी ग्रह को समाप्त करने के लिए एक सार्वभौमिक कॉल के रूप में अपनाया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि सभी लोग 2030 तक शांति समृद्धि का आनंद लें। अब देखिए, 2030 का है क्या कि गरीबी को हटाना, सभी मतभेद को दूर कर देना और शांति समृद्धि बनाना। ये सभी देशों ने 2015 में आपस में मिलके एक फैसला लिया था। किस में लिया था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। तो शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये है इसका सिंपल सा एजेंडा। So next question is, on which variable we measure the impact of effects, यानी कि किस चर पर हम प्रभावों के प्रभाव को मापते हैं। तो वो है डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसमें हम प्रभावों का प्रभाव मापते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मैंने आप अपना वीडियो करवा रखा है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे जाके आप रिसर्च एप्टीट्यूड में जाके फोल्डर में जाके आप पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड फ्री में देख सकते हैं। सो देखिए, डाटा ऑफ रिसाइकल बिन स्टोर इन विच मेमोरी, इनकी रिसाइकल बिन जो स्टोर है डाटा और स्टोर का डाटा किस मेमोरी में है, तो वो है हार्ड डिस्क के अंदर। आप देखिए, रिसाइकल बिन क्या होता है कि जब आप कंप्यूटर लैपटॉप में कोई भी चीज़ डिलीट कर देते हैं तो वो रिसाइकल बिन के अंदर आ जाती है, कि ताकि अगर मान लीजिए अचानक से आपके जो डाटा है वो गलती से कट गया है, तो अगर आप उसे रिकवर करना चाहते हैं तो आप रिसाइकल बिन से कर सकते हैं। सो ये किस में होता है? ये लोड होता है हार्ड डिस्क के अंदर। तो देखिए, मैंने यहाँ पे हार्ड डिस्क की है, इसकी फ़ोटो देखें यहाँ पे, तो आप इसे देख सकते हैं। सो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ ई शोध सिंधु। ई शोध सिंधु क्या है? तो देखिए, दिसंबर 2015 में यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम NLIST और INDEST AICTE कंसोर्टियम नामक 3 कंसोर्टिया के विलय के साथ ई शोध सिंधु का गठन किया गया। आप देखिए, यानी कि ई शोध सिंधु जो बनाया गया है वो किसके बाद बनाया गया है? वो है यूजीसी इन्फोनेट, एनालिस्ट और इसके द्वारा। तो इन तीनों को मिला के क्या बना है? ई शोध सिंधु। अब देखिए, इसका प्रमुख क्या है? इसके प्रमुख बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाओं और इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकों के साथ साथ एक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो सिंपल से यहाँ पे आप देखिए फॉर्मेट क्या है। तो देखिए, ई शोध सिंधु क्या है? ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि डिजिटल। आप देखिए, यूजीसी जो इन्फोनेट है, एनालिस्ट है या इंडेस्ट AICTE है, इन तीनों को मिला के ई शोध सिंधु को बनाया गया। ई शोध सिंधु बेसिकली है क्या? ये है डिजिटल लाइब्रेरी, यानी कि डिजिटल आप देखिए, लाइब्रेरी में जाके हम किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन ई शोध सिंधु एक डिजिटल लाइब्रेरी है, वहाँ पे आप जाके ऑनलाइन बुक्स को आसानी से पढ़ सकते हैं। सो नेक्स्ट है, B.VOC हैज़ हाउ मैनी क्रेडिट्स। अब देखिए, ये है क्या? तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। इसकी फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज़। बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ ये क्या है? B.VOC। तो इसमें कितने क्रेडिट्स हैं? देखिए, इसमें 6 सेमेस्टर हैं, 6 सेमेस्टर, यानी कि 3 साल, और इसमें 180 क्रेडिट्स है। सो देखिए, मैं आपको बताता हूँ ये कौन सा कोर्स होता है। ये देखिए, ये कोर्स होता है B.VOC विच इज़ फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग एडुकेट स्किल्स, यानी कि जो पर्याप्त स्किल है स्टूडेंट को, यानी कि
VOC क्या है, ये वोकेशनल स्टडी क्यों की जाती है कि ताकि जो स्टूडेंट हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनको एक एडिक्वेट स्किल दिए जा सके जो उनके प्रोफेशन में काम आ सके, यानी कि जो प्रोफेशन वो अपनाना चाहते हैं उसके रिलेटेड उनको क्या है, उनको स्किल प्रदान करना, तो वो है B.VOC। सो नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, विच स्टेट प्रोड्यूस थोरियम। अब देखिए थोरियम जो है वो कौन प्रोड्यूस करता है, उसका आंसर है केरला। अब देखिए थोरियम होता कैसा है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं थोरियम कैसा होता है। तो देखिए थोरियम का आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसका जो मेल्टिंग यानी कि पिघलने का जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। दूसरी बात, इसका सिंबल है क्या, इसका सिंबल है TH। TH क्या है, ये सिंबल है थोरियम का, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। और ये किस राज्य, कौन सा राज्य इसका उत्पादन करता है, कौन से प्रोड्यूस करता है, वो है केरला। ठीक है, तो ये पोल्यूशन की वजह से क्या है कि जो धुआं होता है पोल्यूशन का, उसकी वजह से ताजमहल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे पीलेपन में आ रहा है। तो किस कारण होता है, उसका आंसर है D, सल्फ़र डाइऑक्साइड। आपको पता है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा जो ख़तरनाक है। ये कैसे बनती है, देखिए जो हमारे व्हीकल्स है, जो वाहन है, उनसे जो धुआं निकलता है वो धीरे धीरे करके हमारे एनवायरनमेंट में चला जाता है। जब जो पोल्यूशन होता है वो हमारे एनवायरनमेंट में चला जाता है, चले जाने के बाद क्या होता है कि जो ओजोन लेयर बनी होती है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, ओजोन लेयर जो बनी होती है, ये उसके पास जाके चिपक जाता है। तो उससे क्या होता है कि उसमें जितने भी पोल्यूशन है, जितने भी जो चीज़ें हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती हैं। सो सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ मोस्ट डेंजरस फॉर आवर एनवायरनमेंट। सो दैट्स वाई वी से कि जो येलो कलर का ताजमहल जो धीरे धीरे टर्न हो रहा है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड की वजह से हो रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर फोटोकेमिकल स्मॉग। तो देखिए फोटोकेमिकल जो स्मोक है उसका प्रमुख कौन सा कारक है। फोटोकेमिकल्स को स्मोक आप देखेंगे कि जो फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है, जो हमारे एनवायरनमेंट में जाता है, वो है फोटोकेमिकल स्मोक। यहाँ पे बात आई है स्मोक की। स्मोक आपने देखा होगा दिल्ली में जब भी एनवायरनमेंट ख़राब होता है तो कहते हैं स्मोक आ गया। स्मोक का मतलब होता है कि स्मोक और फॉग, यानी कि स्मोक और फॉग यानी कि धुंध और धुआं। धुंध और धुआं उसका जो मिक्सचर है उसे बोलते हैं स्मोक। अब देखिए स्मोक जो है वो बहुत इरिटेशन करता है, आपकी जो स्किन है उसे भी ख़राब कर देता है, आंखें जलने लगती हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या अगर आप दिल्ली जाते हैं तो आप देखेंगे वहाँ पे स्मोक हमेशा के लिए रहता है, जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। सो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये स्मोक का कारण है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी यहाँ पे देख सकते हैं। सो अगला क्वेश्चन है, देखिए मैच द फॉलोइंग। आप देखिए ये अगला क्वेश्चन है, आपको मैच द फॉलोइंग करना है इसमें से। सो आप ऐसे हिंदी में भी देख सकते हैं। अब देखिए निम्नलिखित को मिलाएं, हमें इनका मिलान करना है आपस में कोड को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B, यानी कि एक का आएगा D। सो दूसरे का आएंगे 2 का B, C का यहाँ पे आएगा यानी कि 3 का आएगा A और 4 का यहाँ पे आएगा C। तो ये मैच द फॉलोइंग है, इसका ये राइट आंसर है। सो नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, ये 3 दिन के क्वेश्चन का मिश्रण है, तो ये इसका मिक्सचर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आया था क्वेश्चन, द एजुकेशनल चैनल ऑफ इग्नू, यानी कि जो इग्नू है उसका, इग्नू मतलब इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू, इसका एजुकेशनल चैनल कौन सा है, उसका आंसर है ज्ञान दर्शन, यानी कि जो ज्ञान दर्शन है वो इग्नू का चैनल है। कई बार क्वेश्चन वाइस वर्सा पूछ लेते हैं कि बताइए कि ज्ञान दर्शन जो है वो किसका चैनल है एजुकेशनल, वो है इग्नू का। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैम्पलिंग एरर डिक्रीज विद द, यानी कि जो नमूनाकरण है जिसे हम इंग्लिश में सैम्पलिंग बोलते हैं, उसमें जो त्रुटि होती है, इनकी उसमें जो गलती होती है वो किसके कारण घट जाती है, यानी कि जो सैम्पलिंग एरर है वो कम हो जाता है किसकी वजह से,
इंक्रीज द सैंपल साइज डिक्रीजिंग द सैंपल, यानी कि जब हम सैंपल का साइज इंक्रीज करते हैं तो उसमें जो एरर है वो कम हो जाता है। अब देखिए सिंपल सी बात है कि सैंपल लेते कम है। देखिए मान लीजिए आप एक रिसर्चर हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं। कोई भी रिसर्चर जो है अगर वो अपनी रिसर्च पूरी कर लेता है, पूरी करने के बाद क्या है उसे टेस्ट करना होता है कि जो उसने रिसर्च की है वाकई है वो बिल्कुल सही है, क्या उसमें गलती नहीं है। तो उसमें होता क्या है कि जो उसने चीज़ की हुई है तो उसको वह टेस्ट करता है एक सैंपल के तौर पे। यानी कि मान लीजिए उसने कुछ भी चीज़ की है, रिसर्च की है पूरी, मान लीजिए कि उसने नोटबंदी के ऊपर रिसर्च कर दी। रिसर्च करने के बाद अब टेस्ट करना है कि क्या वाकई उसने ट्रू फैक्ट उसमें डाले हैं। तो क्या करेगा कि वो एक सैंपल उठाएगा, एक चीज़ को उसमें से लेगा जिससे वो उसे टेस्ट करेगा। अगर वो टेस्ट पास हो गया तो उसका रिसर्च हो गया सफल, अगर वो पास नहीं हुआ तो हो गया विफल। तो इसमें सैंपल में कई बार क्या होता है एरर आ जाता है, यानी कि गलतियां बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। होता क्या है कि जब हम छोटा सा सैंपल उठाते हैं रिसर्च में से तो उसमें बहुत सारी गलती होने का चांसेस है। लेकिन अगर हम सैंपल का साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं, अगर हम सैंपल का साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं तो उसमें गलती के चांस बहुत कम रहते हैं। सो इसी वजह से अगर आपको सैम्पलिंग एरर को कम करना है तो सैंपल का साइज़ बढ़ाना होगा, जिसकी वजह से सैम्पलिंग एरर कम हो जाता है। आप मेरा रिसर्च का वीडियो देख सकते हैं, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मैंने पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड कराया है। वहाँ पे मैंने हर एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से वहाँ पे कवर किया है। सो वहाँ पे ये सारी चीज़ें कवर हुई हैं। अगर आपने पहले ये पढ़ा हुआ है तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 6. So the question is, fire is cold because it is a substance. Which type of logic is it? यहाँ पे लॉजिक आएगा LOGIC। देखिए आग ठंडी है क्योंकि यह एक पदार्थ है जो कि किस प्रकार का तर्क है। आप देखिए ये तर्क है, तो ये कौन सा तर्क है? ये तर्क है बधित। देखिए लॉजिकल रीजनिंग में जो था ना वो प्रमाण प्रत्यक्ष वगैरह, इंडियन लॉजिक, ये उसका क्वेश्चन है। तो उन्होंने ये पूछा है कि आग ठंडी है क्योंकि ये पदार्थ है, ये किसका तर्क है? ये है बधित का। नेक्स्ट है टीचर्स रोल इन हायर एजुकेशन लर्निंग इज, यानी कि जो उच्च शिक्षा सीखने में शिक्षक की क्या भूमिका है। यानी कि जो टीचर का रोल होता है हायर एजुकेशन में सिखाने के लिए वो क्या है। उसका आंसर है प्रमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट, यानी कि छात्रों को स्व शिक्षा को बढ़ावा देना। अब देखिए एक स्कूल है, कॉलेज है, कुछ भी है, वहाँ पे टीचर जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनका मेन काम क्या होता है कि वो बच्चों में आदत डालते हैं सेल्फ लर्निंग के लिए। तभी तो देखिए जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे या जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो टीचर उनको घर के लिए काम देते हैं, उनका टेस्ट देते हैं कि जो उन्होंने पढ़ाया है वो उसे खुद से पढ़े, कि ताकि जो उन्होंने पढ़ा है वो स्टूडेंट के दिमाग में बैठ जाए। सो इसी वजह से जो टीचर का मेन रोल क्या होता है कि स्टूडेंट में सेल्फ लर्निंग को प्रमोट करना। सो दिस इज़ द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। अब देखिए यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग करना है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और प्राइम नंबर को। आप सभी को पता है कि ये कौन कौन से नंबर होते हैं, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1B 2C 3A 4D। सो आप इसे मैच कर सकते हैं। देखिए 1 का B, 2 का C, 3 का है और 4 का D। तो ये होते हैं नंबर्स। सो ये हिंदी में है। सो नेक्स्ट इज फुल फॉर्म ऑफ GIF। आप देखिए सभी व्हाट्सएप चलाते होंगे, आपको वहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है GIF का। अब वो GIF होता क्या है? एक छोटा सा क्लिप होता है ना, जैसे कोई थंब इंप्रेशन दे रहा है तो वो ग्रिप GIF हो गया। GIF का मतलब क्या है? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक इंटरचेंज प्रारूप हिंदी में, तो इंग्लिश में कहते हैं ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। तो ये है इसकी फुल फॉर्म। ये क्वेश्चन देखिए सारे आ चुके हैं जो मैंने आपको करवाया था अपने कोर्स में, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। ये सारे ही क्वेश्चन उसमें से लगभग आ चुके हैं। मैं आपको तभी कहता हूँ अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं 50 क्वेश्चन में से
40+ MCQs आपके जो है वो हमारी वीडियो से निकलेंगे, तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन उसी में से हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, यानी कि राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन का नाम क्या है। अब देखिए नेशनल लेवल पे क्या है, सुपर कंप्यूटिंग मिशन चलाया गया है, उसका नाम क्या है, तो उसका राइट आंसर है परम शिवाय। परम शिवाय इसका राइट आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है MP3। MP3 की फुल फॉर्म क्या है। आप देखिए MP3 का मतलब होता है ऑडियो, ठीक है। जब भी हम ऑडियो सुनते हैं तो हम बोलते हैं उसे MP3। MP3 की फुल फॉर्म क्या है, MPEG, यानी कि ऑडियो लेयर 3। MP3 की फुल फॉर्म क्या है, MPEG ऑडियो लेयर 3। तो MP3 की फुल फॉर्म क्या हो गई, MPEG ऑडियो लेयर 3। यानी कि जहाँ पे भी MP4 की बात आती है, जहाँ पे अगर लिखा हो MP4, समझो वो वीडियो की बात कर रहा है। अगर MP3 हो तो वो बात कर रहा है ऑडियो की। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे MP3 तो देखना वो आपको ऑडियो सॉन्ग दिखाएगा। अगर आप करेंगे सर्च MP4 तो आपको वो वीडियो शो करेगा। सो दैट्स वी कॉल MP3 MPG ऑडियो लेयर 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, आया था एग्जाम में। व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, CPU, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कंप्यूटर का ब्रेन इसे हम कहते हैं। तो नेक्स्ट है, DOC की फुल फॉर्म क्या है। DOC की फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंट। देखिए अगर आप कोई भी चीज़ कंप्यूटर में सेव करते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है .doc। DOC का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, आप इसकी शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं DOC। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल एक्सटेंशन मैच। आप देखिए फाइल एक्सटेंशन मैच करिए, आपको इनको मैच करना है। जैसे देखिए मैंने आपको अभी ऊपर बताया है कि जो ऑडियो होता है वो हमेशा ही MP3 होता है, यानी कि MP3 का मतलब क्या है, ऑडियो। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन है ऑडियो MP3, वीडियो .jpeg, इमेज DOC या डॉक्यूमेंट MP4। देखिए इसमें से फाइल कौन सी मैच कर रही है, ऑडियो MP3 की। बाकी सारी चीज़ें देखिए मैच नहीं करती आपस में, तो इसलिए ऑडियो मैच करती है। क्योंकि देखिए जो वीडियो है वो MP4 है, ऑडियो MP3 है, इमेज जो है वो JPG है और डॉक्यूमेंट यानी कि DOC। सो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आपको ये आसानी से आप इसे कर सकते हैं। तो आप ये हिंदी में भी देख सकते हैं क्वेश्चन। सो नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे MP4 की फुल फॉर्म क्या है। अभी मैंने आपको बताया था MP4 का मतलब होता है वीडियो, यानी कि MPEG4 AVC, यानी कि एडवांस वीडियो कोडिंग। एडवांस वीडियो कोडिंग MPEG4 AVC एडवांस वीडियो कोडिंग। MP3 ऑडियो और MP4 वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सो BDHJNP, सो इसके बाद क्या नंबर आएगा, तो इसका आंसर है T। अब देखिए है क्या, यहाँ पे देखिए लिखा है ना BD, B4 D4, B2 D4, H8 J10, N14 P16 T20। अब देखिए है क्या, आप देखेंगे B और D यहाँ पे लिखा है, बीच में एक ऑप्शन छोड़ा है, यहाँ पे आएगा C। उसके बाद देखिए D के बाद सीधे यहाँ पे लिखा है H। अब देखिए D है 4 नंबर पे, H है 8 नंबर पे, तो यहाँ पे कितने नंबर मिसिंग है, 5, 6 और 7, यानी कि E, F और G। उसके बाद अगर हम बात करें तो H के बाद क्या है, J। तो H के बाद क्या है, J, इसमें एक ही चीज़ है मिसिंग, I, ठीक है। आप देखें यहाँ पे फॉर्मेट चल क्या रहा है, यहाँ पे फॉर्मेट ये चल रहा है कि पहली जो ऑप्शन है वहाँ पे आपको 1 नंबर का गैप है, दूसरी पे 3 नंबर का गैप है, उसके बाद फिर 1 नंबर का गैप है, फिर 3 नंबर का गैप है। तो ऐसे करते करते देखिए अगर हम यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, अगर हम N और P को देखते हैं तो यहाँ पे 1 नंबर मिसिंग है O, यानी कि N के बाद आता है O, P से पहले आता है O, तो ये मिसिंग है। अब यहाँ पे क्या है, हमें 3 का ऑप्शन देना है, या कि अगर हम 3 इसमें मिक्स करें, P के बाद आएगा Q, फिर R, फिर आएगा S, तो नेक्स्ट क्या आएगा T। तो दैट्स वाई यहाँ पे आंसर आया T। यहाँ पे 1 और 3 का डिफरेंस चल रहा था ना, N और P में 1 का डिफरेंस आ गया, अब हमें 3 का डिफरेंस लेना था, तो हमने P में 3 ऐड किए
तो हमारा आ गया टी, यानी कि टी इसका राइट आंसर। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए कितना आसान यहाँ पे पूछा है। यूजीसी एक्ट, यूजीसी का एक्ट कौन सा है, तो वो है 1956। तो आप इसे हर बार देखते ही हैं, जब भी आप कोई वेबसाइट चेक करते हैं यूजीसी की, आपको वहाँ पे आसानी से मिल जाता है। सो नेक्स्ट है फोटोकेमिकल स्मॉग कंसिस्ट ऑफ। अब देखिए जो फोटोकेमिकल स्मॉग है वो कैसे बनती है, वो है देखिए O3 यानी कि ओजोन, PAN यानी कि पेरोक्सीसिटिल नाइट्रेट, और NOx यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि NOx, NO प्लस NO2, ठीक है। NOx यानी कि इजकल टू NO प्लस NO2। तो ये इसका राइट आंसर है, आप इसे आसानी से देख सकते हैं। स्मॉग में आप देखिए हमेशा ही दो चीज़ें कॉमन होती हैं, PM2.5 और PM10। ये क्या है, ये स्मॉग में छोटे छोटे कण होते हैं। अब देखिए दिल्ली में PM2.5 है, यानी कि जो PM2.5 होते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। PM2.5 का मतलब है कि ये सीधे ही हमारे लंग्स के ऊपर अटैक करते हैं, यानी कि हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। आपको कभी भी स्मॉग में सांस लेने में दिक्कत आए तो आप ये समझिए आपके लंग्स में 2.5 जो है वो एंटर कर रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर कॉज्ड बाय स्मॉग। आप देखिए स्मॉग से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी स्मोक के कारण होती है। सो देखिए यहाँ पे स्मोक के कारण कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो रिकेट्स, थ्रोट कैंसर, स्किन कैंसर, ब्रीथिंग। तो इसका राइट आंसर है ब्रीथिंग प्रॉब्लम। जो सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, मैंने आपको एक ही बात बताई थी, हमें सांस लेने में दिक्कत आती है और हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा जलती है, इफ़ेक्ट होती है। तो स्मॉग में क्या होता है, हमेशा हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या आप दिल्ली जाते हैं तो आपको वहाँ पे स्मोक के कारण सांस लेने में दिक्कत आएगी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम। क्योंकि देखिए सीधे ही मैंने आपको भी बताया ना कि ये 2.5 PM2.5 होता है, ये हमारे लंग्स पे अटैक करता है, तो इसकी वजह से हमें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि डी का 1, 2 और 4। सो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 11, 24, 50, 102, 206 और आगे क्या आएगा। तो इसका राइट आंसर है 414, यानी कि 414। अब ये आया कैसे, देखिए पहली बात अगर हमें यहाँ पे दिया है 11 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 11 को, तो उसका आता है आंसर 22। फिर इसमें हम 2 ऐड कर देते हैं तो आ जाता है 24, यानी कि अगली संख्या, यानी कि जो हमारी पहली संख्या है, जो पहला नंबर है 11, उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसमें 2 ऐड कर देना तो 24 आ जाएगा। तो ऐसे जो 24 है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48 आएगा, उसमें 2 प्लस करते जाएंगे, यानी कि जो हमारे पास आंसर आता है हमें फिर से उसे मल्टीप्लाई 2 से करके तो उसमें 2 प्लस करना है। तो जैसे देखिए यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है 206, 206 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 412, उसमें 2 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 414, यानी 414। तो इसका ये राइट आंसर है। तो आप इसे हिंदी में भी देख सकते हैं। सो नेक्स्ट ये तो वही वाला क्वेश्चन आ गया कि JF की फुल फॉर्म क्या है, कि ग्राफिक इंटेलिजेंट फॉर्मेट, कि ग्राफिक बदलाव प्रारूप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे JPEG और JPG फुल फॉर्म क्या है। JPEG की फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, यानी कि फोटोग्राफी संबंधी विशेषज्ञों का संयुक्त समूह। ये हिंदी में है, ये ऊपर इंग्लिश में है। सो JPEG का मतलब है जहाँ पे लिखा हो JPEG, यानी कि वो फ़ोटो की बात कर रहे हैं। अब देखिए बेसिक सी चीज़ें सारी, अगर आप सर्च करते हैं MP3, जहाँ पे MP3 लिखा हो उसका मतलब है ऑडियो, ठीक है। MP4 का मतलब है वीडियो, JPEG का फुल फॉर्म होता है मतलब होता है फ़ोटोज़, और DOC का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसके बाद देखिए कि क्वेश्चन है अगला 23। क्वेश्चन 23 का में देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ टू मेज़र स्पीड ऑफ इंटरनेट।
हम इंटरनेट की स्पीड को कैसे मैनेज करते हैं या कैसे मापते हैं इंटरनेट की स्पीड को? तो आंसर है MB यानी कि मेगाबाइट से। आप देखिए कि जब भी आप इंटरनेट लगवाते हैं वो आपको कहते हैं कि हम आपको स्पीड देंगे 50 Mbps की, 50 Mbps यानी कि 50 MB पर सेकेंड। MB मतलब मेगाबाइट, ठीक है, MB मतलब मेगाबाइट पर सेकेंड। तो ये होता है, यानी कि जब भी हमें इंटरनेट की स्पीड मापनी है तो हम MB में उसे मापते हैं। अभी ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं आई है वो जो GB में माप सके। अगर आप 4G भी इस्तेमाल करते हैं, 5G इस्तेमाल करेंगे आगे जाके, तब भी वो MB में ही इस्तेमाल होगा। यानी कि Mbps में कहते हैं मेगाबाइट पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 50 MB आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अलग अलग कनेक्शन की अलग अलग स्पीड है, किसी की 5 MB है, किसी की 10 MB है, किसी की 50 है, किसी की 100 MB है, ऐसे करके। सो नेक्स्ट है DTH सर्विस वाज स्टार्टेड इन द ईयर। जो DTH यानी कि डायरेक्ट टू होम सर्विस है वो कब शुरू हुई थी? DTH मतलब जो आपके घर में डिश एंटीना लगा हुआ है, डिश है, टाटा स्काई, ये कुछ भी, ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 2004 में। तो DTH मतलब डायरेक्ट टू होम। पहले केबल टीवी था, पहले सबसे पहले एंटीना था, फिर केबल टीवी आया, उसके बाद DTH आ गया, अब तो आप देखिए स्मार्ट टीवी आ चुके हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कैच मेमोरी ऑल्सो कोल्ड CPU मेमोरी, यानी कि कैश मेमोरी जो है उसे CPU मेमोरी भी कहा जाता है। तो आप ये देखिए यहाँ पे लिखा है CPU में अगर हम बात करें सबसे पहले आती है कैश मेमोरी, फिर आती है प्राइमरी मेमोरी, फिर आती है सेकेंडरी मेमोरी। ये सारा कुछ किस में स्टोर होता है? CPU के अंदर। सबसे पहले कैश मेमोरी आएगी, फिर प्राइमरी आएगी, फिर सेकेंडरी मेमोरी आएगी। तो इसी वजह से कैश मेमोरी को CPU मेमोरी भी कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, विच एंशिएंट यूनिवर्सिटी ऑफर्ड स्पेशल सब्जेक्ट वज्रायन बुद्धिज्म, यानी कि किस प्राचीन विश्वविद्यालय ने विशेष विषय वज्रायन बुद्धिज्म की पेशकश की है? कि शुरुआत इसकी किसने की? अब देखिए ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जो वज्रायन बुद्धिज्म का सब्जेक्ट जो है वो ऑफर करता है? तो उसका आंसर है जगदाला यूनिवर्सिटी। जगदाला यूनिवर्सिटी जो है वो एक यूनिवर्सिटी है जो वज्रायन बुद्धिज्म की जो सब्जेक्ट है उसे वो ऑफ़र कर रहा है। सो आप देखिए ये बुद्धिज्म को फिर से रिक्रिएट करने की बात यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है जगदाला जिसने इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपका एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, आपको ये बताना है कि जो जगदाला यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पे पड़ती है? जगदाला यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे है, वो कौन सी स्टेट में है, कौन से शहर में? तो आप इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन थर्मल प्लांट, यानी कि जो थर्मल प्लांट है उसमें जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो उसका राइट आंसर है कोयला, यानी कि यूरेनियम या कोयला। ठीक है, जो थर्मल प्लांट होता है उसमें सोर्स एनर्जी का मेन सोर्स है वो है यूरेनियम या कोयला। थर्मल प्लांट मतलब जहाँ पे बिजली बनती है, जहाँ पे बिजली बनती है वो कोयले से या यूरेनियम से वहाँ पे बनती है। ठीक है, तो थर्मल प्लांट में एनर्जी का मेन सोर्स तो कोयला हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। सो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं कि 4, 12, 28, 52। अगली संख्या कौन सी? अगली संख्या है 84। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले जो संख्या है 4, ये आई कैसे? 1 का स्क्वायर प्लस 3, यानी कि 1 का स्क्वायर अगर हम 1 को 1 से गुणा करें तो हमारा आएगा आंसर 1, उसमें 3 प्लस किए तो हमारे पास आया 4। उसके बाद देखिए फिर हमने 3 को, हम देखिए यहाँ पे और नंबर ले रहे हैं 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो है वो 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर 3 × 3 = 9, 9 में 3 प्लस करेंगे, यानी कि हमें क्या है कि यहाँ पे पहली बात हमें और नंबर लेना है 1, 3, 5, 7, 9, उसको स्क्वायर करके जो आंसर आएगा उसमें 3 को ऐड कर देना है। तो जैसे हम करेंगे उसका हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए जैसे यहाँ पे 1 को किया, फिर 3 को किया, फिर आएगा 5, 5 का स्क्वायर 5 × 5 25 प्लस 3 28। तो ऐसे कर करके देखिए हमारे पास लास्ट ऑप्शन थी 52 की, ये कैसे आया? 7 × 7 49 प्लस 3 52,
और हमारे पास आता है नेक्स्ट 9। तो 9 का स्क्वायर यानी कि 9 इंटू 9 81 प्लस 3 84, यानी कि हमें स्क्वायर करना है यहाँ पे और नंबर को, और साथ में हमें इसमें प्लस करना है 3 को। तो ये हमारा राइट आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड ऑड पेयर। आप देखिए हमें यहाँ पे ऑड पेयर यानी कि जो विषम जोड़ी है उसे खोजना है। सो इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं इसे आसानी से। तो इसका राइट आंसर ये वाला। ये अब है क्या, ये ऑड कैसे है। आप बाकी ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, जैसे बाकी ऑप्शन है उसे आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा है 30 और 48, यानी कि इसमें गैप कितना है 18 का। अब देखिए बाकी जो ऑप्शन है जैसे 80 है, 80 में 18 प्लस किए यानी कि 80 में 18 प्लस किए तो आ गया 98। और 40 और 50 में 8 में कितना डिफरेंस है 80 का। 70 और 90 में कितना डिफरेंस है 18 का। लेकिन जो सबसे पहली संख्या है 60 और 70, इसमें जो फ़र्क है यानी कि इसमें जो गैप है वो है 4 मार्क्स का। तो बाकियों में 18 है, इसमें 4 है, इसलिए ये ऑड है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्पस ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है। व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्पस ऑफ लर्निंग। तो इसका आंसर है मॉडिफिकेशन बिहेवियर, संशोधन व्यवहार। अब देखिए मॉडिफिकेशन बिहेवियर होता क्या है। सबसे पहले देखिए कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आप किसी स्कूल में पढ़ने गए और बच्चों को ज़्यादातर दिक्कत आती है मैथ्स में। अब देखिए मैथ्स में दिक्कत आती है तो उनका बिहेवियर हो जाता है चेंज। बिहेवियर चेंज का मतलब क्या है कि उनको मैथ से चिढ़ होने लगती है कि उनको जो चीज़ आती नहीं है वो उससे दूर भागते हैं। लेकिन कोई स्कूल में ऐसा टीचर आ जाए जो मैथ इतनी आसानी से करवा दे, तो जिस बच्चे को मैथ्स नहीं आता वो भी उसमें इंटरेस्ट लेने लगेगा। यानी कि इंटरेस्टिंग तरीके से अगर टीचर किसी स्कूल में किसी पढ़ाई को करवाता है और जो बच्चों को चीज़ समझ में नहीं आती लेकिन इंटरेस्टिंग तरीके के बाद उसे समझ में आने लगती है, तो वो कहते हैं मॉडिफिकेशन बिहेवियर। यानी कि जो उसका पहला बिहेवियर था वो सोचता था कि उसे कुछ नहीं आता, ना ही आएगा, लेकिन अब उसे लगने लग गया कि हाँ उसे आने लगा है, वो अभी वो कर सकता है। सो लर्निंग का पर्पस हमेशा क्या होता है, बिहेवियर को मॉडिफाई करना, यानी कि जो हमारे मन में चीज़ है उसको चेंज कर देना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है 31, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इफ़ एनिमल इज कोडेड LAIMNA देन इन द सेम वे सर्कल विल बी कोडेड एज, यानी कि यदि हम एनिमल को लेमिना के रूप में लिखते हैं उसी तरह सर्कल को हम क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखते ही इसका आंसर बनता है। आप देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, जो एनिमल है यानी कि जो एनिमल है वो कैसे लिखा है। तो देखिए सबसे पहले एनिमल को इन्होंने उल्टा करके लिखा है। अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे ANMIL को, तो ये उल्टा है यानी कि ANIMAL। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं ANIMAL, यानी कि अगर आप इसे एनिमल को उल्टा पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये ऐसे लिखा है। अगर हम सर्कल को उल्टा लिखें तो कैसे लिखेंगे वो, तो देखिए सबसे पहले C लिखेंगे, फिर हम I लिखेंगे, फिर हम R लिखेंगे, फिर हम C, फिर L, फिर E। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि एनिमल को उल्टा लिखा है तो हम सर्कल को भी उल्टा लिखेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, जिसमें मैंने 3 दिन कवर किए हैं। 29 सितंबर, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है, इसके क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैंने ऐड किए हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं। तो आसानी से आप 40+ कैम्प्स के टारगेट कर सकते हैं। सो अगर आपको बिल्कुल फ्री में तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आप इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आप आसानी से MCQs कर सकते हैं एग्ज़ाम में। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।